हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज का हमारा वीडियो डाउट क्लियरेंस से रिलेटेड होगा। डाउट बोलने का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स बहुत ही डीप स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस को भी अपन सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही जितनी मेहनत आप कर रहे हैं मैं भी उतनी ही मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी सफलता होगी। तो आइए अपन देखते हैं कहां कहां पर अपने को प्रॉब्लम आई है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं यहां पर आपका कि वैसे फॉरेस्ट्री की बुक को हमने पढ़ा, मणिकंदन जी की बुक को सभी लोग स्टडी कर रहे हैं। साथ ही अपन ये बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक को भी देखा जाए। तो पिछले वीडियो में एक मिस्टेक हुई थी मेरे से, सबसे पहले उसको अपन क्लियर कर लें। कॉन्सेप्ट ये था हमारा कि जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने क्या किया था, मोबिलिटी के बेस पर तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड किया था, ई मोबाइल एलिमेंट, मोबाइल एलिमेंट और इंटरमीडिएट एलिमेंट। तो यहां पर मैं वापस जा रहा हूं उसी वीडियो में। हमने ये देखा था कि पहला अपन ने देखा क्या आपका ये मोबाइल एलिमेंट, ठीक है। मोबाइल एलिमेंट मैंने बताया कि जो फास्ट मूवेबल मूवमेंट कर सकते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, मोबाइल एलिमेंट। यहां पर हमने लिखा था आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और ये आपका मैग्नीशियम। इस एलिमेंट को हमने बताया था मोबाइल एलिमेंट बताया था। और दूसरा हमारे पास क्या था, ये ई मोबाइल एलिमेंट। दूसरा हमारे पास क्या था, ये ई मोबाइल एलिमेंट। इसमें हमने रखा था ये आपका कैल्शियम, बोरान और ये आपका यहां पर आयरन। इतना पॉइंट हमने किया था। अब ये है कि ये तो जो मणिकंदन जी की फॉरेस्ट्री की बुक है उससे रिलेटेड था, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया है कि जो सल्फर है, सल्फर को रखा गया कहां पर, आपका ध्यान रखेंगे ये ई मोबाइल एलिमेंट में रखा गया है। तो हमको भी एनसीईआरटी को फॉलो अप करना है, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा, जो मैग्नीशियम आयन से रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें मैंने मिस्टेक किया था, और उस मिस्टेक का कारण क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया, इससे मिस्टेक हो गया। उसको एक्सप्लेन भी मैंने गलत तरीके से किया। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन को पहले मैं सही कर दूं। पहला कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये मान लीजिए कि जो भी मोबाइल एलिमेंट हैं, तो मोबाइल एलिमेंट की जो डेफिशिएंसी का सिम्टम्स है वो पहले अपने को दिखाई देगा, ध्यान रखना, ओल्ड लिप में, उसके पश्चात वो दिखाई देगा अपने को यंग लिप में। अब ये ध्यान रखना कि जो आपका यंग लिप है ये क्या हो गया आपका, ये यंग लिप, और दूसरा क्या हो गया आपका, ध्यान रखना है, ये ओल्ड लिप। तो ये जो यंग लिप है, यंग लिप अपने को कहां पर मिलेगी, ध्यान रखना है, ये आपका एपिकल रीजन में, ठीक है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट की ग्रोथ कहां पर होती है, या तो एपिकल पार्ट ऑफ रूट और एपिकल पार्ट ऑफ शूट, ठीक है। तो जो अग्रभाग है, अग्रभाग की जो सेल्स होंगी या जो लीफ होगी वो क्या होगी आपका, यंग लीफ होगी। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि जो ओल्ड लिप है, ओल्ड लिप को और अपन क्या बोल सकते हैं, ध्यान रखना है, ये सेनेसेंस। इसको और अपन क्या बोल सकते हैं, ध्यान रखते हैं, यहां पर सेनेसेंस वर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं अपन। हमने पढ़ा था एजिंग, ठीक है, कि प्लांट में जो लीफ ओल्ड हो जाती है उसमें क्लोरोसिस होने लगती है। क्लोरोसिस का मीनिंग क्या है आपका, डिस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल। तो अभी उस पर अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं कि हमारे पास मोबाइल एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, मैग्नीशियम। तो इनकी जो डेफिशिएंसी का सिम्टम्स है पहले अपने को ओल्ड लिप में दिखाई देगा, उसके पश्चात इसकी डेफिशिएंसी अपने को दिखाई देगी कहां पर, यंग लिप में। पहला कॉन्सेप्ट। और जो ई मोबाइल एलिमेंट है उसके केस में यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बोलने का मतलब यह है कि जो ई मोबाइल एलिमेंट हैं उनकी डेफिशिएंसी का सिम्टम पहले अपने को एपिकल बड में या जो आपका यंग लिप है वहां पर दिखाई देगा, उसके पश्चात उसकी डेफिशिएंसी अपने को दिखाई देगी ओल्ड लिप में। तो पहला पॉइंट तो अपन पूरा दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लें। एनसीईआरटी 11th क्लास की जो बुक है न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट वाला, उसकी लैंग्वेज को एज इट इज मैंने आपको यहां पर बता दिया। चलिए अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है इसी से रिलेटेड, ठीक, जो हम डिस्कस कर रहे थे किसका, आपका मैग्नीशियम आयन, ठीक। तो मैग्नीशियम आयन से रिलेटेड है आपका, ध्यान रखेंगे, आपका क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मीनिंग क्या मैंने बताया आपको, डिस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के नष्ट होने की क्रिया कहलाती है क्लोरोसिस। और हम पढ़ चुके हैं मैग्नीशियम आयन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम आयन है जो क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट है। बोलने का मतलब यह है कि भाई क्लोरोसिस अपने को पहले किसमें दिखाई देगी, तो आप यहां पर ध्यान देना कि भाई आपका ये कौन सा एलिमेंट है, मोबाइल एलिमेंट है, ठीक है। तो मोबाइल एलिमेंट है और मोबाइल एलिमेंट की जो डेफिशिएंसी का सिम्टम है पहले दिखाई देता है ओल्ड लिप में।
तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि क्लोरोसिस की जो प्रोसेस है वो पहले अपने को दिखाई देगी, ओल्ड लीफ में दिखाई देगी। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। ठीक, अब इसी से रिलेटेड हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन आया था आपका 2016 में, जैसे एग्जाम हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन था आपका, ध्यान रखेंगे, नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोबिलिटी से ही रिलेटेड है। मोबिलिटी से कैसे रिलेटेड है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई जो यूरिया है, यूरिया का सबसे पहले तो आप केमिकल फार्मूला याद रखोगे। ठीक है, तो यूरिया क्या है आपका, ये हो गया यूरिया। ठीक है, अब अपने को ध्यान रखना भाई यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है यहां पर आपका 46% में नाइट्रोजन होती है। मतलब जो प्लांट्स है उस प्लांट्स को अपन क्या कर रहे हैं, ये आपका ये प्लांट्स है और प्लांट्स क्या करेगा, ये आपका सॉइल है, ये हो गई आपका मिट्टी हो गई, मिट्टी में हमने डाल दिया क्या यहां पर आपका ये यूरिया। अब आपको ये भी क्लियर है कि जो भी प्लांट में जो एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हो रहा है किस फॉर्म में, ध्यान रखना, एनायन और कैटायन के फॉर्म में। तो दूसरा क्वेश्चन जो मिस्टेक हुआ हमसे, टेस्ट पेपर मैंने उसको सलवा दिया है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है, विच एलिमेंट्स आर एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ एनायन एज वेल एज कैटायन। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एनायन और कैटायन दोनों ही फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव बुक का यदि आप देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव बुक में कई जगह इसका आंसर पोटेशियम आयन दिया है, और मैं भी जो क्वेश्चन उठाया था मैंने ये पोटेशियम आयन आंसर दे दिया था, लेकिन अच्छे से क्लियर हुआ ये कि जो पोटेशियम आयन है ये हमेशा क्या है, कैटायन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। पोटेशियम आयन हमेशा कैटायन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, जबकि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हम पढ़ चुके हैं कि या तो आपका नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा या फिर आपका अमोनियम के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। मतलब जो नाइट्रोजन है ये एनायन और कैटायन दोनों फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ये ध्यान देंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 55 था, पिछला जो टेस्ट आपका 21 नवंबर को हुआ है, उसमें 55 नंबर के क्वेश्चन में आंसर को हमने चेंज किया है और वो आंसर हमारा क्या है, नाइट्रोजन, जो कि एनायन और कैटायन दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ठीक, अब हम ये देख रहे हैं कि जो यूरिया को हमने यहां पर दिया है, ठीक है, यूरिया हम किस लिए दे रहे हैं, ध्यान रखना आपका नाइट्रोजन के लिए दे रहे हैं, क्योंकि 46% नाइट्रोजन है। अब यहां पे क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है ये हाईली मोबाइल है, मतलब बहुत ज्यादा मूवेबल है ये। तो होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है प्लांट इसको बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब कर पाता है, उसके पहले ही ये अपनी मोबिलिटी के कारण ये क्या हो जाता है, आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इसकी जो मोबिलिटी है, मतलब यहां पर क्या है कि प्लांट इसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाया और उसके पहले ये क्या है, मोबाइल एलिमेंट होने के कारण एटमॉस्फेयर में क्या फिर से वापस चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो प्लांट है, प्लांट को हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हम आपको यूरिया दे रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उसको एब्जॉर्ब करना, लेकिन ये चीज पॉसिबल है क्या, नहीं। प्लांट से ही बोलेगा कि भाई मैं धीरे धीरे ही उसको एब्जॉर्ब कर सकता हूं, तो भैया धीरे धीरे तुम एब्जॉर्ब करोगे तब तक तो जो नाइट्रोजन है वो मोबाइल होने के कारण वो एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं पाओगे। ठीक, तो इसके लिए बेटर क्या है, इसके लिए बेटर यही है कि कॉन्सेप्ट आया हमारे पास क्या, नीम कोटेड यूरिया। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं आपके पास जो नीम है, ठीक है, नीम आपको साइंटिफिक नेम ध्यान रखना, इसका साइंटिफिक नेम क्या है आपका, ये एजेडिरेक्टिन। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या ध्यान रखना आपका, एजेडिरेक्टिका इंडिका। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एजेडिरेक्टिका इंडिका, ये साइंटिफिक नेम हो गया किसका, आपका नीम का। इससे केमिकल मिलता है, उस केमिकल का नाम है ध्यान रखना आपका एजेडिरेक्टिन। केमिकल का नाम क्या है, एजेडिरेक्टिन, ये केमिकल है। और ये जो एजेडिरेक्टिन है इसमें सिम्टम पाया जाता है या कैरेक्टर पाया जाता है किस चीज का, आपका ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड। ये क्या है आपका, नेचुरल इंसेक्टिसाइड का इसमें कैरेक्टर होता है। तो अब यहां पर अपने को इससे दो फायदा है। दो फायदा ये है कि हमारे पास क्या है, ये है जैसे यूरिया। ठीक, इस यूरिया के चारों तरफ हमने क्या कर दिया, ये जो नीम कोटेड, मतलब नीम से जो अपने को केमिकल मिला है उसकी हमने क्या कर दी, कवरिंग कर दी। ठीक है, तो या तो हम इसको नीम की कवरिंग कर देते हैं या सल्फर की कवरिंग कर देते हैं।
नीम की यदि कवरिंग किए हैं तो उसको बोलेंगे नीम कोटेड एरिया, और यदि सल्फर की कवरिंग किए हैं तो क्या कहलाएगा, सल्फर कोटेड, ठीक है, यूरिया। अब यहां पर अपने को दो फायदा हो रहा है। अब ये जो हमारा यूरिया है, नीम कोटेड यूरिया, ये दो तरीके से काम करेगा। एक तो नेचुरल इंसेक्टिसाइड की भी तरह कार्य करेगा, और दूसरा क्या है कि जो नाइट्रोजन का मोबिलिटी रेट है, वो मोबिलिटी रेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन क्या है, यहां से भाग ही नहीं पाएगा बाहर, अब प्लांट उसको क्या है धीरे धीरे अपना एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो नाइट्रोजन की मोबिलिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए हम सल्फर कोटेड यूरिया या नीम कोटेड यूरिया को इस्तेमाल करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आपको ये ध्यान रखना है, नीम कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, ये भी क्लियर हुआ, ठीक। इसके बाद इससे रिलेटेड और भी जो डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर देता हूं। कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी मिली है इससे अपने को कि भाई नाइट्रोजन का लॉस कैसे होता है, ठीक है, कि मिट्टी में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है और उसका लॉस हो रहा है। तो नाइट्रोजन का लॉस कैसे होता है, कौन कौन सा मेथड है इसमें, देखिए इसमें आपको मेथड मिलेगा आपका ये लीचिंग। अच्छी तरीके से आप जान रहे हैं कि भाई सॉइल में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं। जब हैवी रेनफॉल होती है तो हैवी रेनफॉल के कारण जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं डीपली अंडरगोज, ठीक है, मतलब बिल्कुल मृदा की गहराई में चले जाते हैं, तो प्लांट के लिए वो अप्राप्त हो जाएगा। तो एक तो लीचिंग के कारण प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम किसके कारण आती है, आपका ये डीनाइट्रिफिकेशन। ये पहले ये अपन पढ़ चुके हैं, ये डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो डीनाइट्रिफिकेशन बोलने का मतलब क्या है कि जो नाइट्रेट है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में रिड्यूस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, ये पढ़ चुके हैं, स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस बैक्टीरिया, ये सबकी प्रेजेंस में, ये पहले ही हम डिस्क्राइब कर चुके हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ध्यान रखना, डीनाइट्रिफिकेशन मींस द कन्वर्शन प्रोसेस ऑफ नाइट्रेट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इस प्रोसेस में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, एंजाइम का नाम क्या है, नाइट्रेट रिडक्टेज, जिसमें मॉलिब्डेनम एलिमेंट्स होता है। ये पहले पूरा अच्छे डिटेल अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन का लॉस है। तीसरा एक टर्म है यहाँ पे जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, इसको बोलते हैं अपन ओलेटाइजेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये ओलेटाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ओलेटाइजेशन बोलने का मतलब क्या है, नॉन बायोलॉजिकल लॉस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, नॉन बायोलॉजिकल लॉस ऑफ अमोनिया, ये हो गया नॉन बायोलॉजिकल लॉस ऑफ अमोनिया। अब पूरे कॉन्सेप्ट को समझना भाई। एक तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि प्लांट ने क्या किया, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक। अब उस नाइट्रोजन को प्रोटीन में इस्तेमाल करेगा। प्रोटीन जब प्लांट की डेथ हो जाएगी उस प्लांट का डिकम्पोजिशन होगा, जो प्रोटीन है ब्रेक डाउन होगा एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड से ब्रेक डाउन होगा आपका अमोनिया में। तो इस प्रोसेस से यदि आपका नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है या अमोनिया का लॉस हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल लॉस। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपका ये मिट्टी में आपका यहां पर नाइट्रोजन या जो नाइट्रेट है ये पड़ा हुआ है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाया है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये अमोनिया, ये अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन पड़ा हुआ है और प्लांट इसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाया है। उसके पहले क्या हो गया आपका, ये डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से क्या हो गया, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो इसको अपन बोलते हैं ओलेटिलाइजेशन। ओलेटिलाइजेशन मींस नॉन बायोलॉजिकल लॉस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के फॉर्म में जो नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है, बायोलॉजिकल कब बोलेंगे, जब लिविंग बॉडी के द्वारा, मतलब किसी जीव के द्वारा नाइट्रोजन या अमोनिया का लॉस हो रहा है तो बायोलॉजिकल कहलाएगा। लेकिन ओलेटिलाइजेशन का मीनिंग क्या है, नॉन बायोलॉजिकल लॉस ऑफ अमोनिया। ये आप ध्यान रखेंगे यहां पर, ठीक है। चलिए जैसे अपन एक सिंपल बोलते हैं कि भाई ह्यूमन के द्वारा या किसी भी एनिमल के द्वारा यूरिन का एक्सक्रीशन किया जा रहा है, यूरिन में क्या है आपका अमोनिया, तो ये जो अमोनिया का लॉस हो रहा है ये क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल लॉस कहलाएगा, आया ध्यान में। लेकिन सॉइल में आपका अमोनिया पड़ा हुआ है, प्लांट ने उसको अपनी वाइटल एक्टिविटी या जैविक क्रिया में इस्तेमाल ही नहीं किया और उसके पहले क्या है, वो नाइट्रोजन या अमोनिया के फॉर्म में उसका लॉस हो रहा है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओलेटिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो न्यू टर्मिनोलॉजी थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो तीनों प्रोसेस से क्या होता है, हमको नाइट्रोजन का लॉस होता है। तो ये सबसे बचने के लिए हमारे पास क्या है, नीम कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, ये सबको हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए ये हुआ पूरा कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ध्यान देना भाई। जैसे अपन क्या करते हैं, सेल डिवीजन की बात करते हैं, ये हमने आपको बता दिया। ये आपका प्लांट की रूट है,
और इधर आपका क्या है, ये हो गया आपका ये शूट, और ये क्या हो गया, पोर्शन आपका यहां पर रूट। जो भी ग्रोथ होती है हमने बताया था कि या तो आपका क्या शूट अपेक्स में ग्रोथ होगी, या आपका क्या है ये रूट अपेक्स में ग्रोथ होगी। हमने पढ़ लिया है ग्रोथ किस तरीके से होती है। इस सेल का यहां पर डिवीजन होगा, इस सेल क्या करते जा रही है, यहां पर आपका ये डिवीजन करते जा रही है। जो लोग क्लास 10 किए हैं उनको ध्यान होगा, मैंने बताया था इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन जोन। इसको अपन क्या बोलते हैं, आपका ये सेल डिवीजन जोन कहा जाता है। मतलब सेल यहां पर डिवीजन कर रही है, तो सेल के डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। ध्यान देना, बिल्कुल बार बार बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन कौन सा हुआ आपका, साइटोकाइनिन। अब ध्यान देना, ये लगातार यहां पे सेल बनते जा रही है, जो पहले से सेल बनी हुई है ये इस तरीके से पीछे सरकते जाएगी, और इसका जो साइज है ये साइज क्या होते जाएगा, एनलार्ज होते जाएगा। तो ये जो जोन है इसको अपन बोलते हैं, ध्यान रखना है यहां पर इलॉन्गेशन जोन। इसको क्या कहा जाता है, आपका ये इलॉन्गेशन जोन। इलॉन्गेशन बोलने का मतलब क्या है कि जो न्यूली सेल फॉर्म हुई है वो अपने डेफिनेट शेप को या उसके साइज में क्या होगी, ग्रोथ होगी। ये प्रोसेस कहलाती है इलॉन्गेशन। तो सेल इलॉन्गेशन बोलेगा तब आंसर आप क्या देंगे, ऑक्सिन आंसर देंगे। सेल इलॉन्गेशन बोलेगा तो ऑक्सिन आंसर देना है, सेल डिवीजन बोलेगा तो साइटोकाइनिन आपको आंसर देना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट हमारा हो गया क्लियर, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि भाई जो ऑक्सिन हार्मोन्स है, ऑक्सिन हार्मोन्स को अपन जानते हैं किस नाम से, IAA, और दूसरा क्या होता है आपका IBA। ये भी पूरा बताया हूं आपको मैं, मतलब नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑक्सिन, जो प्राकृतिक ऑक्सिन है कौन है। तो पहले क्या था, आज से 20 साल पहले, 20 साल पहले क्या, केवल इंडोल 3 एस्टिक एसिड, IAA का फुल फॉर्म क्या है आपका, इंडोल 3 एस्टिक एसिड, इसको बस कंसीडर किया जाता था नेचुरल ऑक्सिन। लेकिन बाद में ये देखा गया आपका इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड आल्सो कंसीडर्ड एज ए नेचुरल ऑक्सिन। लेकिन जो पुराने क्वेश्चन आए थे 20 साल पहले जब क्वेश्चन आए थे, उस समय एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि विच वन इज द फॉर्म ऑफ नेचुरल ऑक्सिन, और ऑप्शन में ये भी रहता था, ये भी रहता था, दोनों नेचुरल ऑक्सिन, ध्यान रखना। लेकिन जब सिंगल आंसर लेना होगा तो बेस्ट आंसर आप इसको ले लेना, और मतलब गलत ही एक प्रकार से, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में दोनों को कंसीडर किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि पहले किसको नेचुरल ऑक्सिन के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया गया है, IAA, इंडोल 3 एस्टिक एसिड, और बाद में क्या है आपका इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो कभी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए और आपको सिंगल आंसर देना पड़ जाए तो पहला जो बेस्ट आंसर वो आप क्या ले लेंगे, यहां पर IAA, इंडोल 3 एस्टिक एसिड को आप यहां पर बेस्ट आंसर लेंगे, ये ध्यान रखना है। चलिए अब इसी इलॉन्गेशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आपको और बता देता हूं। यहां पर देखिए, ये जैसे हमारे पास क्या है, ये गन्ना है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये गन्ना हो गया, या हमने बताया था ग्रासेस, ग्रासेस इस तरीके से ग्रोथ करती है आपका, ये हमने पढ़ा था ये, ठीक है। ये ग्रासेस ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करती है, जो भी घास वगैरह है ये ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करती है, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करती है ये, ठीक। तो अब देखिए ये क्या है, नोड है, ये भी नोड है, और ये बीच का पोर्शन क्या हुआ, इंटरनोड हुआ। सेम वैसे गन्ना, गन्ना भी ध्यान रखना, गन्ना क्या है, एक प्रकार की घास है, अ टाइप ऑफ ग्रास। तो इसमें भी क्या है आपका, ये नोड है, ये भी आपका नोड है, अब बीच का पोर्शन क्या है आपका, इंटरनोड है। तो यदि इस इंटरनोड की बात करेगा, मतलब यहां पे क्या बोलेगा, ध्यान रखना, इंटरनोडल ग्रोथ इज प्रमोटेड बाय, तो यहां पर आंसर आप क्या लेंगे, जिब्रेलिन आंसर लेंगे, ध्यान रखना है। देखो दोनों में डिफरेंस है ना, एक सेल इलॉन्गेशन, तो सेल इलॉन्गेशन बोल रहा है तो आंसर आपको क्या लेना है, ऑक्सिन, और इंटरनोडल ग्रोथ बोल रहा है तो इंटरनोडल ग्रोथ बोल रहा है तो आंसर आप क्या लेंगे, जिब्रेलिन आंसर लेंगे। ध्यान रखेंगे स्पेशली जो ग्रासेस में ग्रोथ होती है वो इंटरनोडल ग्रोथ होती है, तो उसको प्रमोट करने वाला हार्मोन कौन सा है आपका, जिब्रेलिन है। तो ध्यान रखेंगे इलॉन्गेशन वर्ड 2 बार इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। चलिए इसका भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें आ जाते हैं आपका स्ट्रेटिफिकेशन और वर्नलाइजेशन, ठीक है। यह हालांकि पहले बताया हूं मैं, लेकिन फिर भी बच्चे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो एक बार फिर से देख लीजिए। एक प्रोसेस हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेटिफिकेशन, ये हुआ स्ट्रेटिफिकेशन, और दूसरा क्या है ध्यान रखना आपका, ये वर्नलाइजेशन। दूसरी मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, ये वर्नलाइजेशन, ठीक। अब यहां पर देखना है, देखो ये दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है आपका, ट्रीटमेंट ऑफ सीड, दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है आपका, ये ट्रीटमेंट ऑफ सीड इन लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से आपका 8 डिग्री सेल्सियस में इसको अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के प्रोसेस सेम है, बस उद्देश्य दोनों का अलग अलग है। इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान रखना, टू ब्रेक डाउन डॉर्मेंसी, मतलब डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए
डॉर्मेंसी मतलब हिंदी शब्द का क्या हो गया, ये सुसुप्तावस्था, ठीक है। मतलब डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए यदि सीड को लो टेम्परेचर पर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो प्रोसेस कहलाएगी स्ट्रेटिफिकेशन। ट्रीटमेंट ऑफ सीड ऑन लो टेम्परेचर टू ब्रेक डाउन डॉर्मेंसी इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा यह है कि यदि हम क्या कर रहे हैं, यहां पे अर्ली फ्लावरिंग हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य क्या है, ये अर्ली फ्लावरिंग हमारा उद्देश्य है, मतलब हम शीघ्रता से पुष्पीकरण कराना चाहते हैं, ये प्रोसेस कहलाएगी वर्नेलाइजेशन। मतलब ट्रीटमेंट ऑफ सीड ऑन लो टेम्परेचर टू प्रमोट अर्ली फ्लावरिंग इज नोन एज वर्नेलाइजेशन। क्योंकि आपको ध्यान है, हमने पढ़ा था एनुअल प्लांट, बाइएनुअल प्लांट एंड पेरेनियल प्लांट। तो प्लांट में ग्रोथ 2 टाइप होती है। एक हमने बोला था वेजेटेटिव ग्रोथ। वेजेटेटिव ग्रोथ मीन्स कि लीफ, ब्रांच, स्टेम, ये सब का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव ग्रोथ या फ्लावरिंग ग्रोथ। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ या फ्लावरिंग ग्रोथ, ठीक है, जिसमें अपने को फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। और फ्लावर में क्या होता है, एंडोसियम, गाइनोसियम, मीन जो प्लांट के फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, उनका फॉर्मेशन होता है। तो ग्रोथ को अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बोलते हैं। तो एनुअल प्लांट बोलने का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जो अपने लाइफ साइकिल के पहले ही साल में वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी कर लें तो उसको बोलते हैं एनुअल प्लांट। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या कहलाएगा, ऐसे प्लांट्स जो अपने लाइफ साइकिल के पहले ही वर्ष में, प्रथम वर्ष में ही पुष्पीकरण कर दें, उनको बोलते हैं एनुअल प्लांट। लेकिन कुछ प्लांट क्या करते हैं आपका कि पहले साल केवल वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे और फ्लावरिंग उनमें नेक्स्ट ईयर होगी, तो उनको बोलते हैं बाइएनियल प्लांट, ठीक है। मतलब ऐसे प्लांट जो नेक्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में फ्लावरिंग कर रहे हैं वो बाइएनियल प्लांट होते हैं। और पेरेनियल प्लांट बोलने का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट जो अपने लाइफ साइकिल के स्टार्टिंग में 4-5 साल तक का केवल वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं अपन पेरेनियल प्लांट। तो यहां पर क्या है कि हम यदि चाहते हैं कि कोई प्लांट में फ्लावरिंग जल्दी हो जाए, कि भाई अपन ये बोल रहे हैं आज हम मैंगो का ट्री लगा रहे हैं, तो मैंगो ट्री लगा रहे हैं तो मैंगो में फ्लावरिंग होगी क्या, 10 साल के बाद फ्लावरिंग होगी, और हम चाहते हैं 2 साल के अंदर फ्लावरिंग हो जाए, तो हम उसको ट्रीटमेंट कर दें, उसका जो सीड है उसको ट्रीटमेंट करें किससे, हम लो टेम्परेचर से। तो ट्रीटमेंट ऑफ सीड ऑन लो टेम्परेचर टू प्रमोट अर्ली फ्लावरिंग इज नोन एज वर्नेलाइजेशन। तो ये तो था हमारा जो भी कंफ्यूजन हमसे हुआ, तो उसको क्लियर कर दिया हमने। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको भी हम एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बस ये ध्यान रखना लास्ट टाइम आ गया है, तो जितनी चीजों को मैंने बोला है, सबसे पहला जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं उस टेस्ट पेपर्स को जितने पॉइंट हैं, जितना एक्सप्लेन हो रहा है मैं कर दे रहा हूं, बाकी सारे पॉइंट को आप रट लीजिए एक पॉइंट। जितने भी वीडियोज आ रहे हैं उसमें आप किसी भी प्रकार का उसको मिस्टेक नहीं कीजिए, उसको प्रॉपर आप रिविजन करते रहिए। तीसरी कंडीशन आ रही है कि बच्चे को क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, यानी सर अब 10 दिन बचा है मैं कैसे करूंगा। तो ये सब विषम परिस्थितियां हैं, इनसे जो बाहर निकलेगा वही क्या होगा, अंतिम रूप से मतलब क्या है, सफलता को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत। जितना मैंने आपको बताया, जैसे पिछला टेस्ट पेपर हुआ आपका, तो पिछले टेस्ट पेपर में जिस किसी ने भी 50% क्रॉस किया है, मान करके चलना कि वो रेंजर की पोस्ट तो कम से कम पाएगा ही। दूसरा प्रॉब्लम यह आई थी कि पिछले टेस्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन हमारे करंट से रिलेटेड थे, डीआरडीओ वगैरह से रिलेटेड, आपका डिफेंस से, तो डिफेंस और डीआरडीओ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन टेस्ट पेपर में है उनको आप सीधा रट देंगे, ठीक है। मतलब ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका साइंस वाला जो हमारा पेपर है, साइंस वाले पेपर में करंट के पीछे बहुत ज्यादा आपको नहीं भागना है। केवल यहां पे करंट में क्या देखना है कि कोई यदि आपका इसरो के द्वारा, ठीक है, या कोई वर्ल्ड लेवल पर कोई स्पेस टेक्नोलॉजी संबंधित कोई इवेंट हुआ है वो मालूम रखना है अपने को, ठीक है। हालांकि कोरोना के कारण कोई बहुत ज्यादा इस बीच एक्टिविटीज नहीं हुई हैं। साथ ही आपका इंडिया के केस में पूरा फॉरेस्ट एरिया वगैरह मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। फर्स्ट पेपर के केस में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपको फॉरेस्ट एरिया वगैरह कवर करना होगा, वो कर लेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे वगैरह अपना यदि चाहें, देखो ये एग्जाम है, सीधी सी बात है भाई, हमारे पास 2 वैरायटी के स्टूडेंट आते हैं, एक को अपन सेलेक्टिव बताते हैं, लेकिन जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उसको हम सेलेक्टिव नहीं बताएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट लोगों के लिए सजेशन है कि भैया वो अपना 2019 का भी करंट को कवर करें और साथ ही साथ आपका 2020 का भी करंट को कवर कर लें। स्पेशली आपका छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह 2-4 क्वेश्चन वगैरह कई बार आ जाते हैं, तो उनको आपको कवर करने की कोशिश करना है। जो साइंस वाला पेपर ध्यान रखेंगे उसमें करंट के पीछे आपको बहुत ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल आप तैयारी को अपना बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होती है।